हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वेसल मापदंड यानी कि वेसल नॉर्म्स को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये किससे संबंधित है और इसके माध्यम से किस तरह से क्या एक तरह से प्रावधान किया गया और किस तरह से इसके अंतर्गत किस समस्या का समाधान किया गया। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ये समझेंगे कंप्लीट रूप से कि बेसल मापदंड ये दरअसल है क्या और किससे संबंधित है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वेसल मापदंड ये दरअसल है क्या, वेसल नॉर्म्स क्या है। स्विट्जरलैंड के शहर में वेसल में 10 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने 1974 में एक बैठक की और इस बैठक में बैंकों के लिए कुछ सामान्य मापदंड बनाए गए ताकि बैंकों की जो आपातकालीन एवं अनिश्चित हानि है उसको अवशोषित किया जाए। यानी कि जो ये बेसल मापदंड है ये बैंकिंग क्षेत्र को और बेहतर किया जाए और बैंकिंग क्षेत्र में जो आपातकालीन और अनिश्चित हानियां है उस हानियों को किस तरह से कम किया जाए, उसको कैसे अवशोषित किया जाए। तो उसके समाधान के लिए स्विट्जरलैंड के शहर वेसल में 10 बैंकों के यानी कि ये कहे कि 10 देशों के जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, उसके गवर्नर ने 1974 में एक बैठक की और इस बैठक में कुछ सामान्य मापदंड बनाए जिससे कि बैंकों की जो हानि है उसको अवशोषित किया जाए। तो इस तरह से ये बेसल मापदंड ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है और बैंकिंग क्षेत्र में जो अनिश्चितता है, जो हानि है, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे अवशोषित किया जाए, उससे संबंधित ये मापदंड है। वेसल समझौता केंद्रीय बैंकों के एक समूह बैंकिंग पर बेसल समिति द्वारा किए गए समझौते का एक समूह है जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणालियों के जोखिम पर यह ध्यान केंद्रित करता है कि ये जो बेसल मापदंड है ये किस तरह से बैंकों और वित्तीय प्रणाली में जो जोखिम है उन जोखिमों को किस तरह से कम किया जाए, उनको कैसे अवशोषित किया जाए, इस और ये ध्यान केंद्रित करता है। बेसल समिति द्वारा अभी तक 3 मापदंड बनाए गए हैं जिसमें कि बेसल फर्स्ट जो कि 1988 में, बेसल सेकंड 2004 में और लेटेस्ट है बेसल थर्ड ये 2010 में बनाया गया। तो इस तरह से ये 3 मापदंड अभी तक बनाए गए हैं ताकि बैंकिंग के लिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक तय हो सके, किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र का और बेहतर विकास हो सके और अंतर्राष्ट्रीय मानक तय हो सके और बैंकों में जो अनिश्चित जो हानियां है उसको किस तरह से कम किया जाए। तो इस तरह से इस वेसल मापदंड के तहत ये प्रयास किया गया। अगर हम ये बात करें कि बेसल नॉर्म्स जो ये है, जो बेसल मापदंड है, इनकी आवश्यकता दरअसल क्यों हुई। बैंक कई श्रेणियों में, कई क्षेत्रों में वो ऋण देता है और सभी श्रेणियों के जो जोखिम है वो भी अलग अलग होते हैं ऋण देने के। तो जब अलग अलग श्रेणियों में बैंक ऋण देता है तो इन अलग अलग श्रेणियों के जोखिम भी अलग अलग होंगे। बेसल नॉर्म्स जो ये बेसल मापदंड है ये निर्धारित करने का मुख्य कारण कि किस तरह से यह निर्धारित करना है कि जो कितनी पूंजी रिस्की ऋण के अनुपात के रूप में रखी जाए ताकि बैंकिंग व्यवस्था में अनिश्चित हानि को अवशोषित किया जाए, कम किया जाए। जो ये बेसल नॉर्म्स है ये निर्धारित करता है कि किस तरह से कितनी पूंजी किस तरह से रिस्की ऋण के रूप में है, उन्हें रिस्की ऋण के अनुपात में रखा जाए ताकि हम बैंकिंग व्यवस्था में जो अनिश्चित हानि है, अनिश्चितता है, उसको अवशोषित करें, उसको कम करें।
तो इसलिए बेसल नॉर्म्स की आवश्यकता हुई। तो इस नॉर्म्स के माध्यम से, इस बेसल मापदंड के माध्यम से इस अनिश्चित हानि को अवशोषित करने का प्रयास किया जाता है। जो लेटेस्ट जो बेसल नॉर्म्स है वो है बेसल थर्ड, जो 2010 में ये अपने दिशा निर्देश प्रकाशित करता है। और जो ये बेसल थर्ड है ये 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में ये बनाया जाता है। किस तरह से 2008 में जो वित्तीय संकट आता है उसके बाद ये जरूरत पड़ी कि किस तरह से ऐसे मापदंड बनाया जाए जिससे कि बैंकिंग क्षेत्र में जो अनिश्चितता है उसको कम किया जा सके। तो इस तरह से 2010 में बेसल थर्ड के दिशा निर्देश प्रकाशित होते हैं। और इस बेसल थर्ड में जो मापदंड है वो चार महत्वपूर्ण मापदंड है कि किस तरह से बैंकिंग मापदंड जो ये बेसल थर्ड में जो चार महत्वपूर्ण मापदंड है जिसमें कि पूंजी, लिवरेज, फंडिंग तथा तरलता पर अधिक जोर देकर के लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है। कि किस तरह से इस बेसल थर्ड पर फोकस किया गया कि किस तरह से बैंकिंग प्रणाली को लचीला बनाया जाए जिससे कि बैंकिंग प्रणाली का और तेजी से विकास हो सके। और यहां पर इस मापदंड में चार महत्वपूर्ण मापदंडों पर जोर दिया गया जिसमें कि पूंजी, लिवरेज, फंडिंग, तरलता, इन पर जोर देकर एक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया गया इस बेसल थर्ड में। इस बेसल थर्ड मापदंड में किस तरह से यहाँ पर लचीली बैंकिंग प्रणाली को स्थापित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि बैंकिंग क्षेत्र का और बेहतर विकास हो सके। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है बेसल थर्ड में कि किस तरह से यहाँ पर इस मापदंड में चार महत्वपूर्ण मापदंडों पर फोकस किया गया, जोर दिया गया, पूंजी, लिवरेज, फंडिंग और तरलता, और लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। इतना इस बेसल थर्ड में इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेसल है, बेसल मापदंड है, ये बैंकिंग क्षेत्र में जो अनिश्चितता है उसको कम करने के लिए ये बेसल मापदंड इसका स्थापना की गई। इसके जो दिशा निर्देश है उसको बनाया गया जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र को भी दुरुस्त किया जाए। तो इस तरह से इस बेसल मापदंड को बनाया गया और जरूरत पड़ी। अगर हम जोखिम भारित संपत्ति की बात करेंगे कि ये क्या है, बैंक जो ऋण देता है वो बैंक की संपत्ति होती है, ये जाहिर सी बात है। और अलग अलग ऋण में अलग अलग उसके जोखिम होते हैं और इन जोखिमों को भारित औसत या जोखिम भारित संपत्ति कहा जाता है। यानी कि बैंक अलग अलग तरह के ऋण देता है और ये बैंक की संपत्ति होती है और इन अलग अलग ऋण के अलग अलग जोखिम भी होते हैं। और इस जोखिम को हम भारित औसत या जोखिम भारित संपत्ति कहते हैं, या हम ये कहें कि भारित औसत या जोखिम भारित संपत्ति कहे। तो इस तरह से ये जोखिम भारित संपत्ति होती है। तो यहाँ पर जो ये बेसल है, बेसल मापदंड है, तो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि जो बैंकिंग क्षेत्र से ये एक तो संबंधित है और ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये मानक तय करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि ये किस तरह से जो बैंकिंग क्षेत्र में जो अनिश्चित हानि है उसको कम करने का ये प्रयास करता है कि किस तरह से उसको कम किया जा सके, उसको अवशोषित किया जा सके। तो इस तरह से ये बेसल मापदंड है जिसमें 3 मापदंड अभी तक बनाए गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने बेसल मापदंड को, बेसल नॉर्म्स को समझा कि ये क्या है, किससे संबंधित है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।